नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो नवंबर में होने वाली है, तो आज यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का एक नया टॉपिक नदियां और पहाड़ लेकर के आए हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं परिवहन चैप्टर पर। आपको पता है नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 में ईवीएस जो है एक नया टॉपिक जुड़ा है। और ईवीएस में जो है 4 पार्ट है: प्राकृतिक दुनिया, मानव शरीर, दैनिक जीवन में विज्ञान और सामाजिक परिवेश। तो प्राकृतिक दुनिया का पहला टॉपिक हम बात कर चुके हैं परिवहन पर। आज हम नदियां और पहाड़ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो नवोदय परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो है मैं आपको नदियां और पहाड़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न भी करवाऊंगा। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। परिवहन चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे प्ले लिस्ट में भी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं फटाफट। नदियां और पहाड़, नदियां से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य एक एक करके हम जानेंगे, फिर पहाड़ से जुड़े जानेंगे, तब क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है गंगा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, गंगा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। गंगा के मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर यानी हिमनद क्षेत्र से माना जाता है। यानी कि गंगा का जो है उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जब वहां से निकलती है, उत्तरकाशी से जब गंगा निकलती है, वहां पर उसको भागीरथी नाम से जाना, वो भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, और देवप्रयाग में यह जो है गंगा नदी, देवप्रयाग में यह भागीरथी आके अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में, कहाँ पे? देवप्रयाग। ठीक है, वहां पे इसका नाम जो है आधिकारिक रूप से गंगा नदी पड़ती है। कहाँ पर? देवप्रयाग। तो चलिए, अब है यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना नदी कहाँ आके मिलती है? प्रयागराज, यानी यूपी में आके यहाँ पे प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, दोनों उत्तराखंड में है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है। ठीक है, जो अभी चीन का हिस्सा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में होता है और यह भारत के में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे ये प्रवेश करती है, तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यह जब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पे पड़ता है? असम में आके। असम में जब दिबांग और लोहित नदी, ये कहाँ है? असम में है। दिबांग और लोहित नदी से जब आके असम में मिलती है, तब इसका नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, याद रखिए। अब है गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है। ताप्ती भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये दो इंपोर्टेंट नदियां हैं, याद रखिएगा, जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है, नहीं तो बाकी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है। अब है नदियां काम आती है सिंचाई में, पीने के पानी में, बिजली उत्पादन में और परिवहन में यह उपयोगी है। नदियों के किनारे भूमि अक्सर उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये हमेशा नई मिट्टी इधर से उधर करते रहती है। नदी का पानी समुद्र में, झील में या दूसरी नदियों में जाकर मिल सकता है। हिमालय की कई नदियों को पानी जो है ग्लेशियर यानी हिमनदों से और वर्षा से मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादातर नदियां हिमालय से ही निकली हुई। नदियों में गंदगी और कचरा डालने से जल प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। जल प्रदूषण का कारण क्या है? गंदगी, कचरा, फैक्ट्रियों का अवशेष नदी में जो डाला जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है।
नदियों के पानी का संरक्षण करना पर्यावरण के लिए आवश्यक है। नदी के समुद्र से मिलने वाले स्थान के पास कई बार डेल्टा बनता है। डेल्टा के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब है नदियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख से होता है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद जिसे गोमुख भी कहा जाता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, विशेषता क्या है? यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। BVI है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कहा जाता है। अब है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब असम में आके लोहित नदी और दिबांग नदी से मिलता है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, असम में आके। चलिए अब आगे देख लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सब एग्जाम में एज इट इज पूछ दिया जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना नदी जो है सहायक नदी में सबसे बड़ी है। ठीक है, अब नदियों के उपनाम एवं विशेषता कुछ है जिसको हम देख लेते हैं एक एक करके। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ठीक है, ये रास्ता बदलने में माहिर है और बाढ़ जो है बहुत लाती है और उपद्रव मचाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, विशेषता ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है और डेल्टा बनाकर ये है ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दामोदर और नर्मदा और ताप्ती नदी है। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वारनद मुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती गिरती है। ठीक है, सीधा याद रखिएगा। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, द्वीप के चारों तरफ पानी रहता है। ठीक है, उसे ही द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप जो है नदी वाला जो है सबसे बड़ा द्वीप है विश्व की, जो असम के में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए पहाड़ से जुड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला है। भारत के उत्तर सीमा पर जो है हिमालय है, जो बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। पहाड़ों पर तापमान सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। ठीक है, पहाड़ पर क्या है? तापमान कम होता है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। कई नदियों को पानी पहाड़ों पर पिघलने वाली बर्फ और हिमनदों ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर से मिलता है। कई नदियों को पानी पहाड़ों के पिघलने और जो है ग्लेशियर को पिघलने से मिलता है। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती और सीढ़ीदार खेती होती है। पहाड़ों पर है सीढ़ीनुमा खेती को सीढ़ीदार खेती कहते हैं। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती को सीढ़ीदार खेती कहते हैं। पहाड़ों पर जो है क्या होता है, जैसे पहाड़ है तो यहाँ पर जो है इस तरह से सीढ़ीदार खेती होता है। ठीक है, पहाड़ों पर घरों की बनावट वहाँ की जलवायु और ढलान के अनुसार होती है। ठीक है, पहाड़ों पर घरों की बनावट वहाँ की जलवायु और ढलान के अनुसार होती है। अब है पहाड़ अनेक प्रकार के वन्य जीवों
और पौधों का घर होता है। पहाड़ क्या है? अनेक प्रकार के वन्य जीव और पौधों का घर है। पहाड़ों पर पाए जाने वाले हिमनद यानी ग्लेशियर मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ग्लेशियर है। वर्षा का पानी भी मीठा पानी होता है, याद रखिए। हिमालय मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय जो है मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा जो है भारत में करवाती है। पहाड़ों पर वनों की कटाई से मृदा अपरदन और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ों पर क्या है? वनों की कटाई से मृदा अपरदन और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एकाएक मिट्टी ढह जाती है, वही मिट्टी कटना या मिट्टी का ढहना जो है भूस्खलन या मृदा अपरदन। पर्वतों से जुड़े अब मुख्य तत्व देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। सीधा आप 8,848 मीटर याद रखिएगा। ठीक है, यह नेपाल या तिब्बत सीमा पर हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। यह है लेकिन नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टीन। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन K2 है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में निर्विरोध या पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8,586 मीटर यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी यह निर्विरोध यानी ये भारत का हिस्सा है, कंचनजंगा जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और K2 जो है ये जो है पूरी तरह से भारत की सीमा में नहीं है, इसीलिए जो है इसे यहाँ पर अलग अलग किया गया है कि भारत में निर्विरोध या पूर्णतः स्थित चोटी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी सीधा पूछे तो K2 गॉडविन आस्टीन, ऊंचाई 8611 मीटर। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वतमाला। यह विश्व की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसे मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जाता है। हिमाद्री यानी महान हिमालय सबसे उत्तरी एवं उच्चतम भाग है। सबसे उत्तरी एवं उच्चतम भाग है, सबसे ऊंचा है और सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जिसे महान हिमालय कहते हैं। उसके बाद हिमालय, मध्य हिमालय, शिमला मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल इसी भाग में है, मध्य हिमालय में। शिवालिक जिसे बाहरी हिमालय कहते हैं, हिमालय का सबसे दक्षिण एवं निचला भाग में। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू भी कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू भी कहते हैं। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर है और केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं, जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती है, ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अब थोड़ा सा पॉइंट और है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल आयतन में अमेजन नदी, जो सबसे ज्यादा जल लेकर जाती है, तो अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चलिए परीक्षा के कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। डेल्टा, जिसके बारे में हम बताए थे, जब नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बटकर उपजाऊ त्रिभुजाकार भूमि बनाती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा क्या है? जब नदी समुद्र में मिलने से पहले, जैसे यह नदी जा रही है और यहाँ मान लीजिए समुद्र है, नदी में मिलने से पहले इस तरह से अलग अलग तरह के डेल्टा बनाती है, तो ये त्रिभुजाकार डेल्टा, तो यही जो है इसी को डेल्टा कहते हैं। ये सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो बंगाल में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। अब है उद्गम, वह स्थान जहां से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं।
मुहाना किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ नदी समुद्र या झील में मिलती है, जैसे ये हुआ मुहाना, ये हुआ मुहाना, ये वो जहाँ पे मिलती है समुद्र या झील से, तो उसे मुहाना कहते हैं। चलिए अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, भारत के उत्तर में कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? तो हिमालय। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? तो गंगोत्री से। चलिए आगे देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से। गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? तो प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो उत्तर में स्थित है? भारत की जो उत्तर में स्थित है तो ये हिमालय है। ठीक है, क्या है? हिमालय है। उसके बाद गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती है। नदी के पानी का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? सिंचाई में, पीने में, बिजली बनाने में, उपरोक्त सभी में। डी नंबर होगा। उसके बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से क्या प्राप्त होता है? तो पानी। पहाड़ों पर ढलान वाले भूमि में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो सीढ़ीदार खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेती। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, नदी में कचरा डालने से क्या होता है? तो जल प्रदूषण होता है। कंचनजंगा किस राज्य के पास स्थित है? तो सिक्किम के पास। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम के पास। पहाड़ों पर तापमान सामान्यतः कैसा होता है? तो कम होता है। पहाड़ों पर क्या होता है? तापमान जो है कम होता है। अब आगे देखिए, नदियां किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जल का। नदियां किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जल का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर नर्मदा है तो बी नंबर ऑप्शन होगा। ताप्ती नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर। 17 का भी बी होगा। ठीक है, चलिए आगे है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में करती है प्रवेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत से। ठीक है, चलिए, नदी के समुद्र में मिलने के स्थान पर बनने वाली भूमि की आकृति को क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं। जब नदी समुद्र में मिलने के स्थान पर बनने वाली भूमि की आकृति को क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। पहाड़ों से मिलने वाली नदियों में पानी का एक प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? पिघलती बर्फ, रेत, चट्टान, धूल। तो पिघलती बर्फ। हिमालय भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमालय का जो है भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह मानसूनी हवाओं को प्रभावित करता है। क्या करता है? यह मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा करवाती है। अब है, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाने का प्रमुख कारण क्या है? ढलान पर खेती को आसान बनाना। ठीक है, ढलान पर खेती को आसान बनाना। नदियों के किनारे की भूमि अक्सर कैसी होती है? तो बहुत उपजाऊ, यानी बहुत पथरीली नहीं, बहुत उपजाऊ होती। क्या होती है? उपजाऊ होती। ठीक है, उसके बाद है, आगे देख लीजिए, नदियों का पानी गंदा होने से सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ सकता है? नदियों का पानी गंदा होने से सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ सकता है? जल जीवों पर, पहाड़ों पर, बादलों पर, सूर्य पर। तो जल जीवों पर, जो जल में जीव रहता है उस पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई से कौन सी समस्या बढ़ सकती है? मृदा अपरदन, भूस्खलन, दोनों। ए और बी दोनों। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर बहती है? अरब सागर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है और बाकी नदियां जो है वो बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हिमनद क्या है? बर्फ का विशाल और धीरे धीरे गतिशील पिंड। ठीक है, बर्फ का विशाल टुकड़ा है जो धीरे धीरे पिघलता है। ए नंबर। नदी का पानी खेतों तक पहुंचाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो सिंचाई, खनन, परिवहन या वनीकरण। तो सिंचाई से,
क्या हो जाएगा, सिंचाई से। चलिए आगे देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा प्राकृतिक खतरा अधिक देखने को मिलता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन जो है ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अब है, नदियों में बांध बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जल संग्रहण और बिजली उत्पादन। तो मेन जो है ए नंबर ही होगा, जल संग्रहण और बिजली उत्पादन इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य। उसके बाद है, नदी के पानी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किस ऊर्जा में किया जाता है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो किस में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल विद्युतीय ऊर्जा। क्या होगा, जल विद्युतीय ऊर्जा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब है, पहाड़ों पर पाए जाने वाले बर्फ के बड़े भंडार को क्या कहते हैं। तो ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियर। अब आगे देखिए, नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए। कचरा नदी में डालना, गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ना, कचरे का उचित निपटाना, प्लास्टिक बहाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए, गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ना, गंदा नदी सीधे नदी में छोड़ना, प्रदूषण कम करने के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन होगा 33 का। और 33 का सॉरी सी नंबर, कचरे का उचित निपटान करना। क्या होगा, सॉरी कचरे का उचित निपटान करना होगा। ठीक है, कचरे का उचित निपटान करना। नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कचरे का उचित निपटान करना चाहिए। इसे नदी में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए। अब है, पहाड़ों पर वन क्यों महत्वपूर्ण है। मिट्टी को बचाने में मदद करता है, भूस्खलन का खतरा कम कर सकते हैं, अनेक जीवों को आवास देते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब 35 नंबर लास्ट देख लीजिए, नदी और पहाड़ के बीच कौन सा संबंध सही है। तो कई नदियों का उद्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होता है, ये सही है। ठीक है, सभी नदियां समुद्र से निकलती है, गलत है। पहाड़ों का नदियों से कोई संबंध नहीं, केवल नदियां। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, कई नदियों का उद्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होता है। तो आई होप इसको चैप्टर को आप अच्छे से समझे होंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी के अंदर से आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।